बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम 12th क्लास में फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे थे और गाउस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग में हमने गाउस के नियम के कई अनुप्रयोग पढ़े थे, जैसे एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, एक समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। और एक अनुप्रयोग फिर हमने ये भी पढ़ा था कि किसी अनंत रेखीय आवेश के कारण, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट वीडियो लेक्चर में, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था कि अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। सबसे पहले तो हमने अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में हमने अध्ययन किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम किसी अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण लंबवत दूरी स्मॉल आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो उस लंबवत दूरी स्मॉल आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो हमें दिशा मिलती है वो किसके अनुदिश होती है? उस अनंत रेखीय आवेश की लंबाई के लंबवत होती है। यही मिला था हमें। और जब हम परिमाण निकालते हैं अनंत रेखीय आवेश के कारण लंबवत दूरी आर पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालते हैं, तो वह आता है E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन आर। और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम किसी अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण निकालते हैं, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। E बराबर होता है 2k लैम्बडा अपॉन आर। के तो आप जानते हैं कूलाम नियतांक। लैम्बडा क्या है कि जिस अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस रेखीय आवेश का रेखीय आवेश घनत्व यहां पर है लैम्बडा, और आर वह लंबवत दूरी है जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक पर हमने चर्चा की थी, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। पहले हमने इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बारे में अध्ययन किया था, फिर हमने इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकाला था। क्लियर? आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं गाउस के नियम पर आधारित अनुप्रयोग पर ही हम बात करने जा रहे हैं। और छठा अनुप्रयोग है जो कि गाउस के नियम पर आधारित है। लिखा हुआ है मैंने, किस अनुप्रयोग पर आज हम बात कर रहे हैं? अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि एक आवेशित परत है जो कैसी है? अचालक है। और कैसे विस्तार की है? अनंत विस्तार की है, अर्थात इसकी लंबाई और चौड़ाई कहां तक फैली हुई है? अनंत तक फैली हुई है। तो अनंत विस्तार की एक आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। किसके नियम से? गाउस के नियम से। वही पैटर्न है कल वाला कि हम अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम निकालेंगे, परिमाण तो हम निकाल देंगे। पहले हम बात करेंगे इसकी दिशा की। किसकी बात कर रहे हैं? पहले हम दिशा की, फिर हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो पहले हम बात करें, ये एक आवेशित परत है। ये एक आवेशित परत है। देखो टॉपिक पर तो हम आगे चर्चा करेंगे। अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालेंगे गाउस के नियम से, वो तो हम निकालेंगे। फिलहाल हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का अध्ययन कर रहे हैं। किसके कारण? एक आवेशित परत के कारण। केवल हम एक आवेशित परत की बात कर रहे हैं। ये एक आवेशित परत है जो इस प्रकार से कौन से तल पर रखी है? YZ तल पर रखी है। जो सामने आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये कौन से तल पर है? XY तल पर। हमने जो एक आवेशित परत ली है, परत बोल दो या पट्टिका बोल दो या एक पृष्ठ बोल दो, हमने जो ये आवेशित परत ली है वो इस प्रकार से ली है बेटा। हमने कौन से तल पर है? ये चित्र में तो हमने ऐसे दर्शा रखी है, पर ये परत ऐसे सीधी नहीं है, बल्कि इस प्रकार से रखी है, कागज तल पर रखी है, अभिलंबवत। कौन से तल पर? Y तथा Z तल पर इस प्रकार से ये परत कागज तल पर ऊर्ध्वाधर रखी है, YZ तल पर रखी है। इस प्रकार से कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। क्लियर? अब हमने क्या करा? इस परत को आवेश दिया। फिलहाल हम विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कर रहे हैं। परिमाण हम गाउस के नियम में आगे निकालेंगे अनुप्रयोग से। आपने क्या करा? इस आवेशित परत को कोई आवेश दिया। जैसे हम इस आवेशित परत को कोई आवेश देंगे तो दिया गया आवेश इस परत के पृष्ठ पर मान लीजिए एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, एक बार फिर से ध्यान रखना बेटा, कंफ्यूज ना हो। ये परत, आवेशित परत कागज तल पर इस प्रकार से नहीं रखी है, बल्कि इस प्रकार से रखी हुई है अभिलंबवत। कौन से तल पर? YZ तल पर। लिख दिया मैंने YZ तल पर। यह एक आवेशित परत है। फिलहाल हम विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कर रहे हैं। इसका परिमाण आगे हम पढ़ेंगे। तो अब आपको क्या करना है? इस आवेशित परत के बिंदु O से लंबवत दूरी, चलो इसको हम थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। आपको क्या करना है? इस आवेशित परत के बिंदु O से लंबवत दूरी स्मॉल r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण करना है केवल अभी। परिमाण हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? ये एक आवेशित परत है जो कागज पर रखी हुई है YZ तल पर। इस प्रकार से ऐसे रखी हुई है ये परत। हमें क्या करना है? इस परत के बिंदु O से अभिलंबवत स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण करना है। यह निर्धारण कैसे करेंगे? देखें आप, ये परत अनंत विस्तार की है, यानी कि ऊपर भी अनंत तक विस्तार है, नीचे भी अनंत तक विस्तार है। हमने क्या करा? इस परत को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनावाना, और क्या किया? इस आवेशित परत पर बिंदु O के ऊपर व नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश हमने लिए। एक तो ले लिया A और दूसरा ले लिया B। क्लियर? क्या करना है हमें? इस आवेशित परत के बिंदु O से लंबवत दूरी स्मॉल r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण करना है। क्योंकि ये परत अनंत विस्तार की है, तो हमने क्या करा? इस परत के बिंदु O से ऊपर व नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश लिए। आवेशित परत के अल्पांश A तथा B हमने लिए। जब अल्पांश A और B बिंदु O तथा बिंदु O के ऊपर और नीचे समान दूरी पर होंगे, तो इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी भी कैसी होंगी? समान होंगी। क्लियर? अब हम बात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा की। अल्पांश A के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? पहले हम इसकी बात करें। देखो, बिंदु P पर यदि हम किसी धन परीक्षण आवेश को रखें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश।
यदि हम बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश को रखें तो अल्पांश A क्या करेगा, इस धन परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो अल्पांश A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी A से P की ओर। इस विद्युत क्षेत्र को आपने मान लिया DE1 अल्पांश A के कारण। अल्पांश B है, ये भी क्या करेगा, बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो अल्पांश B के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, इस विद्युत क्षेत्र को मान लिया आपने DE2, ये इसकी दिशा क्या होगी, B से P की ओर। क्या होगी इसकी दिशा, थोड़ा स्ट्रेट ले लें आप इसे, क्या होगी बेटा इसकी दिशा, B से P की ओर DE2। क्लियर। ये दोनों अल्पांश A तथा B बिंदु O के ऊपर और नीचे समान दूरी पर है। दोनों अल्पांशों की बिंदु P से दूरी भी कैसी होगी, समान होगी। जब दोनों अल्पांशों की बिंदु P से दूरियां समान होंगी तो इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी होगी, समान होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं DE1 बराबर DE2, यही लिख सकते हैं आप। अब आप देखें इन दोनों अल्पांश A तथा B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र न तो समान दिशा में है जो हम इन्हें जोड़ दें, न ही विपरीत दिशा में है जो हम इन्हें परस्पर घटा दें, बल्कि दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इन विद्युत क्षेत्रों को इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करते हैं। वही कल वाला पैटर्न है। आपने क्या करा, विद्युत क्षेत्र DE1 को इसके क्षैतिज घटक में बांटा, तो क्या आ जाएगा क्षैतिज घटक DE1 cos थीटा, यही होगा। ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा इसका, DE1 sin थीटा। क्लियर। ऐसे ही अल्पांश B के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है DE2, इसको बांटो इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में, तो क्षैतिज घटक क्या आ जाएगा इसका DE2 cos थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या आ जाएगा विद्युत क्षेत्र DE2 का, यह जाएगा DE2 sin थीटा। यही होंगे ना दोनों कोण, थीटा परस्पर कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहां पर भी ये थीटा कोण परस्पर समान होंगे। क्लियर। अब आपने क्या करा है, इस आवेशित परत के बिंदु O के ऊपर और नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश लिए A तथा B। इन अल्पांशों के कारण लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, आपने दिशा प्रदर्शित की, और इन विद्युत क्षेत्रों को आपने इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया। तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए जब आप इन विद्युत क्षेत्रों को इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर रहे हैं, ये दोनों जो घटक हैं विद्युत क्षेत्रों के ऊर्ध्वाधर घटक DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा, ये दोनों परिमाण में तो समान है ही, दिशा में कैसे एक दूसरे के विपरीत। तो ये दोनों घटक क्या कर देंगे, परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्लियर। तो ये दोनों घटक तो आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। जबकि जो ये क्षैतिज घटक है DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, ये दोनों घटक समान दिशा में होने के कारण क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों घटक तो आपस में निरस्त हो जाते हैं समान परिमाण और विपरीत दिशा में होने के कारण। ये दोनों घटक समान दिशा में होने के कारण क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपको जो परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा इस आवेशित परत के कारण, कॉन्सेप्ट हमें मिल रहा है यहां पर, इस आवेशित परत के कारण बिंदु P पर जो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा वो ऊर्ध्वाधर घटक की दिशा में मिलेगा या क्षैतिज घटक की दिशा में मिलेगा, यही तो मिलेगा, इस क्षैतिज घटक की दिशा में मिलेगा। यही मिलेगा ना परिणामी विद्युत क्षेत्र इस आवेशित परत के कारण। और जब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र इन क्षैतिज घटक की दिशा में मिलेगा तो इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी,
हमने परत को इस प्रकार से रखा है ना YZ तल पर। तो ध्यान रहे बेटा, जब हम किसी आवेशित परत के कारण, ये आवेशित परत को हमने इस प्रकार से रखा था YZ तल पर, तो जब हम किसी आवेशित परत के कारण लंबवत दूरी स्मॉल r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव कैसी होती है? उस आवेशित परत के तल के अभिलंबवत होती है। कैसी होती है? उस आवेशित परत के तल के अभिलंबवत होती है। अब ये बाहर की ओर होगी या अंदर की ओर होगी, ये आवेशित परत की प्रकृति पर निर्भर करेगी। यदि आवेशित परत पॉजिटिव है तो लंबवत दूरी r पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी परत के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, और यदि आवेशित परत नेगेटिव है तो लंबवत दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी परत के तल के अभिलंबवत कैसी होगी? अंदर की ओर होगी। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लेना, किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। क्या कॉन्सेप्ट मिला हमें? कि जब हम किसी आवेशित परत के कारण, जब हम किसी आवेशित परत के कारण कैसी दूरी, लंबवत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालते हैं, तो एक आवेशित परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव कैसी होती है? उस आवेशित परत के तल के अभिलंबवत होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। एक आवेशित परत के कारण लंबवत दूरी स्मॉल r पर हमेशा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? उस आवेशित परत के तल के अभिलंबवत होगी। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके कारण? एक आवेशित परत के कारण। ध्यान रहेगी दिशा। अब हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ रहे हैं। गाउस के नियम का छठा अनुप्रयोग। क्या है गाउस के नियम का छठा अनुप्रयोग? अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कि हमें एक आवेशित परत लेनी है जो कैसे विस्तार की है? अनंत विस्तार की। देखें इस प्रकार से, ये एक आवेशित परत है जो कागज पर कौन से तल पर हमने प्रदर्शित की है? इस प्रकार से, कंफ्यूज ना हो, इस प्रकार से हमने प्रदर्शित की है YZ तल पर। क्लियर? अब ये परत कैसे विस्तार की है? अनंत विस्तार की। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये जो परत आपको प्रदर्शित की गई है YZ तल पर रखी गई है और यह परत अनंत विस्तार की है। यानी कि इस आवेशित परत की लंबाई कहां तक फैली हुई है और चौड़ाई कहां तक फैली हुई है, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो सिर्फ ये पता है कि ये परत अनंत विस्तार की है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का विस्तार अनंत तक है, जो कागज पर इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर दिशा में रखी हुई है YZ तल पर। क्लियर? अब जब हम इस परत को कोई आवेश देते हैं तो यह दिया गया आवेश इस प्रकार से वितरित हो जाता है, अर्थात इस आवेशित परत पर आवेश का जो वितरण होगा वह हमने कैसा लिया है? पृष्ठीय लिया है। क्लियर? अब ये परत कितने विस्तार की है हमें नहीं पता, इस परत पर कितना अपरिमित आवेश है ये भी हमें नहीं पता, पर ये जो परत है वह कैसी है? अनंत विस्तार की है। और कैसी परत है? अचालक परत। कैसी है? अचालक परत। क्लियर? परत का मतलब है
इसकी लंबाई चौड़ाई का विस्तार तो अनंत है, पर इसकी जो मोटाई है वह कैसी है, अल्प है। क्लियर। अब इसको समझने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूं। देखें, मान लीजिए ये एक अनंत विस्तार की आवेशित परत है, इस प्रकार से। चलो एग्जांपल हम दे रहे हैं, वाई जेड तल पर ये परत रखी हुई है, इस प्रकार से वाई और जेड तल पर हमें इस परत के बिंदु O से लंबवत दूरी स्मॉल r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है। दिशा तो हमने पढ़ी ली, एक आवेशित परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव उस आवेशित परत के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। क्लियर। अब आप देखें, ये इस प्रकार से हम एग्जांपल के द्वारा समझे, इजी वे में समझ में आएगा। ये एक आवेशित परत है अनंत विस्तार की, जिसकी लंबाई भी अनंत है, चौड़ाई भी अनंत विस्तार की है। इस प्रकार से रखी है कागज पर y तथा z तल पर। परत की मोटाई कैसी है, अल्प है। अब ये कैसी परत है, अचालक परत है। जब हम इस अचालक परत को कोई आवेश देंगे तो अचालक को दिया गया आवेश कहां पर जाएगा, इसके आयतन में। कहां पर जाएगा, इसके आयतन में। तो जब हम इस परत को कोई आवेश देंगे, वह आवेश इसके आयतन में जाएगा। तो उस आवेश, चूंकि इस परत की मोटाई तो नगण्य है ना, परत की मोटाई तो नगण्य मानते हम, तो जब इस परत को दिया गया आवेश इस परत के भीतर इसके आयतन में जाएगा, तो उस आवेश का प्रभाव एक ही पृष्ठ की तरफ होगा या दोनों पृष्ठों की ओर होगा, दोनों पृष्ठों की ओर होगा ना। कि जब इस परत के आयतन में कोई आवेश जाएगा, हम इस परत को कोई आवेश देंगे और वह आवेश इसके आयतन में जाएगा, तो आयतन में गए हुए आवेश का प्रभाव एक पृष्ठ की ओर होगा या दोनों पृष्ठों की ओर होगा, दोनों पृष्ठों की तरफ होगा। और जब आवेश का प्रभाव दोनों पृष्ठों की ओर होगा, तो हम r दूरी इस आवेशित अचालक परत के इस तरफ भी ले सकते हैं और इस तरफ भी हम ले सकते हैं। तो जो ये r दूरी है आवेशित परत के बिंदुओं से परत के इस तरफ भी हो सकती है, या फिर इस प्रकार से परत के दूसरी तरफ भी हो सकती है। क्लियर। हमें इस आवेशित परत के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके नियम से, गाउस के नियम से। अब गाउस का नियम लागू करना है तो हमें इस आवेश के चारों ओर कैसा पृष्ठ बनाना होगा, बंद पृष्ठ बनाना होगा। ये करना होगा ना, तभी हम गाउस का नियम लागू करेंगे। तो गाउस, अब देखो ये परत तो अनंत विस्तार की है, तो हम क्या करते हैं, इस परत पर एक छोटे से वृत्ताकार भाग को लेते हैं। इस अनंत विस्तार की आवेशित परत पर एक छोटे से वृत्ताकार भाग को लेते हैं। मान लीजिए इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना है, s, और इस वृत्ताकार भाग पर आवेश कितना है, q। क्षेत्रफल को आप कंफ्यूज ना हो, हमने a मान लेते हैं। मान लीजिए इस परत के हमने पृष्ठ पर जो एक छोटा सा वृत्ताकार भाग लिया है, एक सीमित भाग लिया है। मान लीजिए इस भाग का क्षेत्रफल तो कितना है a, और इस भाग पर आवेश कितना है, q। तो इस परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा बराबर q अपॉन a। और यदि आप इससे q का मान निकालें तो q किसके बराबर होगा, as के। यही होगा। अब हमें गाउस प्रमेय लागू करना है। गाउस प्रमेय लागू करने के लिए हम क्या करते हैं, इस आवेशित परत के पृष्ठ पर आपने जो ये वृत्ताकार भाग लिया है, इसके दोनों तरफ, क्योंकि आवेशित अचालक परत है, जब आप इसे कोई आवेश देंगे, आवेश इसके आयतन में जाएगा, तो उस आवेश का प्रभाव दोनों पृष्ठों की तरफ होगा, इधर भी हो सकता है और उधर भी होगा। तो आर दूरी इस तरफ भी हो सकती है और आर दूरी उस तरफ भी हो सकती है। तो हम गाउस प्रमेय लागू करने के लिए क्या करते हैं, इस आवेशित परत के इस वृत्ताकार भाग के पारित r प्लस आर,
अर्थात कितनी लंबाई के, 2r लंबाई के एक बंद बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करा है आपने गाउस प्रमेय लागू करने के लिए? इस आवेशित परत के, जो आपने एक सीमित भाग लिया है, आवेशित परत पर एक सीमित वृत्ताकार भाग लिया है जिसका क्षेत्रफल है a, इस पर आवेश है q। क्या करा आपने? इस वृत्ताकार भाग के पारित दोनों ओर 2r लंबाई के बंद बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। 2r लंबाई का बंद बेलनाकार पृष्ठ क्यों लिया है? क्योंकि इस आवेशित अचालक परत की r दूरी इधर भी हो सकती है और r दूरी उस तरफ भी हो सकती है। तो हम 2r लंबाई के एक बंद बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्लियर? तो गाउस के नियम से इस बंद बेलनाकार पृष्ठ के भीतर कितना आवेश आ रहा है? q आवेश आ रहा है। तो इस बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होगा। q का मान रख दो तो फाई बराबर हो जाएगा, q की जगह आपने लिख दिया, सॉरी यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, q बराबर आ जाएगा सिग्मा ए। क्या जाएगा? सिग्मा ए। तो q का मान रख दिया आपने, क्या है q का मान? सिग्मा ए बटे में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट समीकरण ए। क्या जाएगा? सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट समीकरण ए। क्लियर? अब हम करें, यदि इस बंद बेलनाकार पृष्ठ के एक अल्पांश का क्षेत्रफल कितना हो? वेक्टर डीए हो, तो आप जानते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो आ जाएगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या जाएगा? इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। यही होगा। तो आ जाएगा फाई बराबर समाकलन, बंद पृष्ठ का चिन्ह लगाया, ई डीए कॉस थीटा। यही होगा। अब मैंने आपको कल भी बताया था, एक बंद बेलनाकार पृष्ठ जो होता है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसमें से पहला भाग तो कैसा होगा? वृत्ताकार। दूसरा भाग कैसा होगा? वक्र पृष्ठ। और तीसरा भाग पुनः कैसा होगा? वृत्ताकार ही होगा। यही होगा ना। हम इस बेलनाकार पृष्ठ को कितने भागों में विभाजित कर दिया? 3 भागों में, क्योंकि एक बंद बेलनाकार पृष्ठ के सदैव 3 भाग ही होते हैं। 2 तो होते हैं वृत्ताकार, एक होता है वक्र पृष्ठ। तो सबसे पहले इस भाग को देखो, पहले भाग को। इस भाग का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कैसा होगा? इसके तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा वेक्टर डीए। क्लियर? इस भाग पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है ना, आवेशित परत, आर दूरी इस आवेशित अचालक परत के इस तरफ भी हो सकती है, उस तरफ भी हो सकती है। मैंने आपको बताया एक आवेशित परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? उस परत के तल के अभिलंबवत। तो यदि आर दूरी इस तरफ हो तो इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? परत के तल के अभिलंबवत होगी। ये विद्युत क्षेत्र आ जाएगा वेक्टर ई। कैसी दिशा में आ रहे हैं? दोनों समान दिशा में, थीटा बराबर 0। क्लियर? अब सेकंड भाग पर आ जाओ। सेकंड भाग पर ये जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। यही तो होगी। और इस आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? परत के तल के अभिलंबवत। ये परत है, इसके तल के अभिलंबवत है। यही तो आ रही विद्युत क्षेत्र की दिशा। यह जाती है वेक्टर ई। ये दोनों कैसी दिशा में? लंबवत दिशा में। थीटा बराबर आएगा 90। तीसरा भाग आ जाओ। तीसरा भाग पुनः वृत्ताकार है। इस ये यही तो बन रहा है बेलनाकार पृष्ठ। तो इस वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल की दिशा इसके तल के अभिलंबवत होगी बाहर की ओर। ये आवेशित परत है,
तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बताया मैंने, आवेशित परत के कारण तल के अभिलंबवत, ये आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर ई। कितना कोण बन रहा है, थीटा बराबर 0। तो अब हमने क्या करा है, इस बंद बेलनाकार पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित कर दिया। 2 तो वृत्ताकार भाग है और एक कैसा है, वक्र पृष्ठ। तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस समाकलन को कितने भागों में विभाजित कर देंगे, 3 भागों में। तो आ जाएगा सबसे पहला भाग है, आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा का मान कितना है, 0। अब बंद पृष्ठ का चिन्ह मत लगाना, क्योंकि आपने बंद पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित कर दिया। दूसरा भाग कैसा है, वक्र पृष्ठ है, आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा की जगह 90। तीसरा भाग पुनः वृत्ताकारी है, यानी कि अनुप्रस्थ काट, आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा का मान है 0। यही है। तो आ जाएगा फाई बराबर, देखो cos 90 का मान 0, तो ये वाली वैल्यू तो सेकंड वाली वैल्यू तो 0 हो ही जाएगी। अब पहले भाग पर देखो cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो आप इससे ई को कर दो बाहर, क्या जाएगा, समाकलन dA। कौन से भाग का, पहले भाग का, वृत्ताकार भाग का। प्लस में दूसरे भाग का तो वैल्यू 0 हो ही जाएगी, तीसरे भाग पर भी ई को बाहर करो, समाकलन dA। cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो जब आप इसको और आगे हल करते हैं तो आ जाएगा फाई बराबर, यह जाएगा ई, समाकलन डीए का मतलब क्या हुआ, समाकलन डीए का मतलब है कुल क्षेत्रफल। कौन से भाग का, पहले भाग का। पहला भाग कैसा है, वृत्ताकार। समाकलन डीए कुल क्षेत्रफल कौन से भाग का, तीसरे भाग का। तीसरा भाग भी कैसा है, वृत्ताकार। और आप जानते हैं किसी भी बेलन का जो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है वह हर जगह समान होता है या अलग अलग होता है, समान होता है। यहां पर आपने बीच में वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना माना है, a, तो सिरों पर भी क्षेत्रफल कितना होगा, a ही होगा। तो आ जाएगा इससे ई ए प्लस में आ जाएगा ई ए, यही होगा। पहला और तीसरा दोनों वृत्ताकार भाग है और वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, बेलन के समान होते हैं। मध्य में कितना माना है, a, तो सिरों पर भी कितना होगा, a ही होगा। तो ई ए प्लस ई ए। अब आप रख दो फाई का मान, क्या है फाई का मान, सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। रख दिया आपने फाई का मान। ई ए और ई ए को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2EA। क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा देनी है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मिल गया रिजल्ट आपको कि यदि किसी अनंत विस्तार की कोई आवेशित अचालक परत की एक आवेशित अचालक परत है जो कैसी है, अनंत विस्तार की है, और उस परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। तो उस अनंत विस्तार की आवेशित परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या यह विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर करता है, क्या नहीं करता। तो आप लिख देंगे यह विद्युत क्षेत्र दूरी स्मॉल आर पर निर्भर नहीं करता है, केवल किस पर डिपेंड करेगा, उस परत के पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पर डिपेंड करेगा। यदि आप एक अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ बनाए किसके साथ, दूरी के साथ, तो एक अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो ये ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा जो ये दर्शाता है
कि अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी स्मॉल r पर निर्भर नहीं करती है। केवल किस पर निर्भर करती है? उस परत के पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पर। यदि आप विद्युत क्षेत्र का ग्राफ बनाएं इस प्रकार से, इस परत के पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के साथ ग्राफ बनाएं, तो ये ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? समानुपाती के रूप में प्राप्त होगा। पर दूरी के साथ ग्राफ आपको एक सीधी नियत रेखा के रूप में मिलेगा, जो इस बात को दर्शा रहा है अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। और अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भूलना मत इसको, फॉर्मूले को। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, वेक्टर E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम एक एकांक सदिश लगा देंगे, नीटा कैप। क्या लगा दिया? नीटा कैप। यहां पर नीटा कैप क्या है? एकांक सदिश है, जो क्या प्रदर्शित कर रहा है कि अनंत विस्तार की किसी आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर, अब दूरी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, दूरी पर तो निर्भर है ही नहीं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव उस अनंत विस्तार की आवेशित परत के तल के अभिलंबवत होती है। इस दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या लगा दिया? नीटा कैप। तो समझ में आ गया? ये था गाउस के नियम का छठा अनुप्रयोग। अब ये तो बात आती है, ये जो हमने अचालक परत मानी है, आवेशित अचालक परत मानी है, वो कैसे विस्तार की मानी है? अनंत विस्तार की। कई बार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि आपको एक आवेशित अचालक परत दी है पर वह अनंत विस्तार की नहीं है। तो यदि ऐसी कंडीशन बन जाए कि आपसे किसी आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे और वह आपको अनंत विस्तार की ना दी हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि यदि कोई आवेशित अचालक परत अनंत विस्तार की ना हो तो हम उस आवेशित परत के कारण यदि निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं कि एक आवेशित अचालक परत है, वह अनंत विस्तार की नहीं है, पर यदि ऐसी परत के कारण आपसे विद्युत क्षेत्र पूछे निकट बिंदुओं पर, यानी कि बिल्कुल पास स्थित बिंदुओं पर, तो हम उस आवेशित अचालक परत को कैसा मान सकते हैं? अनंत विस्तार की मान सकते हैं। तो ध्यान रखना बेटा इस बात को कि यदि कोई आवेशित अचालक परत अनंत विस्तार की ना हो तो हम उस आवेशित अचालक परत को अनंत विस्तार की कौन से बिंदुओं के सापेक्ष मान सकते हैं? बिल्कुल निकट स्थित बिंदुओं के सापेक्ष हम उस आवेशित परत को कैसा मान सकते हैं? अनंत विस्तार की मान सकते हैं। और उन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र हम उसी पैटर्न से दे देंगे, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण कितना होगा? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये था गाउस के नियम पर आधारित छठा अनुप्रयोग, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और कितनी होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है और इसकी दिशा हमेशा उस आवेशित परत के तल के अभिलंबवत होती है। यदि आवेशित अचालक परत अनंत विस्तार की ना हो तो हम उसे अनंत विस्तार की कब मान सकते हैं? कि जब आपसे आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र पूछे, कैसे बिंदुओं पर? निकट स्थित बिंदुओं पर। तो हम किसी भी आवेशित अचालक परत को
उसके निकट बिंदुओं के सापेक्ष कैसा मान सकते हैं? अनंत विस्तार की मान सकते हैं। तो ये था गाउस के नियम पर आधारित एक और अनुप्रयोग। समझ में आ गया सभी को? आज तक